सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मामले में तल्ख टिप्पणी की है और ये कहा है कि ऐसे में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। लोग जो है वो काम करने से कतराएंगे अगर उनको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा निःशुल्क ही। इस मुद्दे पे जेएमएम की क्या राय है, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के प्रवक्ता तनुज खत्री। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि फ्रीबीज देकर निकम्मा ना बनाएं, लोगों को ऐसा कर दें कि भाई वो काम करने के इच्छुक रहें, विलिंगनेस उनमें रहे काम करने को लेकर। और हर जगह ये अब देखा जा रहा है, यहाँ पे भी मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है। 17,500 करोड़ रुपए का जो है बोझ, वित्तीय बोझ सरकार पे पड़ेगा। साथ ही साथ 58 लाख उसके लाभुक हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, और जब भी कोई राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम देश के अंदर में चलता है तो न्यायालय उस पर अपनी राय रखता है। लेकिन इस चीज को ये समझना होगा कि झारखंड के लिए सिर्फ नहीं है। इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी थी केंद्र की सरकार को, अन्य राज्य सरकारों को, उसकी मूल आवश्यकता को समझना होगा, मूल धारणा को समझना होगा कि मजबूत व्यक्ति को ये नहीं मिल रहा है, ये मजबूर लोगों को मिल रहा है, ये माताओं बहनों को मिल रहा है अगर झारखंड की हम बात करेंगे तो। और इसको समझना होगा कि अगर वो उसको वंचित रखा जाएगा तो फिर उसकी दुर्दशा क्या होगी। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान है, लेकिन साथ में इस पर भी व्याख्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और कोई कानून भी बनना चाहिए कि हम मजबूर लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। सरकार का भी वही धर्म होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सभी का वही धर्म है। सब वही चुने भी वही उसी के लिए जाते हैं लोग। आत्मनिर्भरता के दिशा में आप लोगों ने कदम तो उठाया है, लेकिन स्वावलंबन जो है वो हो, स्वरोजगार हो, वो ज्यादा बेहतर कदम हो सकता था। लेकिन आप लोगों ने एक कदम उठाया है, बाकी जगह पे भी इस तरह का चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं, तो जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, लोग डाउन ट्रोडेंट जो लोग हैं वो ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो उनको, चाहे इकोनॉमिकली किसी तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, ऊपर तो उठाना होगा ना। वंचितों को कब तक हम उनके दशा पर छोड़ देंगे? इस पर आम सहमति बननी चाहिए देश के अंदर में। और मैं फिर दोहराऊंगा, So far, I must say that what we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging, because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. But I hope that something was said behind closed doors, not perhaps in the press conference, but inside privately, that this manner of doing it, the handcuffs, the insults, the mistreatment, the military aircraft, all that should be avoided in future. And I'm sure that if the Prime Minister has done that, the Americans will want to listen. On the defense front, the commitment to sell us F-35 stealth aircraft is very valuable, because that's a state-of-the-art aircraft. And certainly we already have the Rafale. Now with the F-35, the Indian Air Force should be in very good shape. So if you look at the main issues that we have heard about so far, I'm very encouraged, and I look forward to more details when the Prime Minister and his team are back. We will expect a briefing from the MEA in the Standing Committee, and I'm looking forward to a very constructive discussion, because it looks to me as if we have got pretty much all that we could have expected at this time, as I said, except for an assurance on the way in which our migrants are being sent back. So Trump says India is a friendly country. Yep. And praised PM Modi. How you see this development? I think calling Mr. Modi a better negotiator than himself is astonishing, because Mr. Trump takes pride in being this sort of art of the deal is his strength, and his admirers, including yesterday the Defense Secretary of the US, had said that Mr.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून 1991, इसको चुनौती देने वाली एक और नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। कैराना के सांसद इकरा हसन चौधरी ने यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह तय कर दिया कि 17 फरवरी को जब इस मामले पर सुनवाई होगी, जो पहले से तय है, उस समय ही इस याचिका पर भी सुनवाई कर ली जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रोज ही कोई न कोई नई याचिका लेकर आता है, लेकिन चूंकि 17 फरवरी को इस मामले में 3 जजों की पीठ, जिसकी अगुवाई जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, इस पीठ में इन मामलों की सुनवाई करेंगे। अब तक 10 से ज्यादा याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। सबसे पहली याचिका 2020 में विश्व भद्र पुरोहित पुजारी महासंघ की तरफ से दाखिल की गई। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और मथुरा के शाहिदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी, जमीयत उलेमाए हिंद, इन सब लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं और सबसे ताज़ा तरीन याचिका इकरा हसन चौधरी की है। हालांकि 2020 में जब इस मामले में पहली सुनवाई की गई थी, तब केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया था, लेकिन 4 साल हो गए हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब नहीं दाखिल किया है। हालांकि सुनवाई भी कई साल बाद पिछले साल हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें जवाब दाखिल नहीं हुआ है। अब ये 17 फरवरी को ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या कोई जवाब दाखिल करती है, और करती है तो उसमें वो क्या दलीलें देती है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। यूं तो महाकुंभ श्रद्धा का कुंभ है, लेकिन इसी महाकुंभ में कई लोगों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिला है। ऐसे कई कलाकार हैं जो जगह जगह आपको महाकुंभ में मिलेंगे। फिलहाल मैं एक कलाकार के साथ हूं जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो घाट के पहले रेत से आकृतियाँ बनाने का काम कर रहा है। फिलहाल ये शिव जी की जो आकृति है ये यहाँ पर बनाई गई है और ऐसी 11 आकृतियाँ और जो हैं उनको बनाने का काम किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बकायदा शिव जी की पीछे जटाएं जो खुली हुई हैं, ऊपर अगर चांद है तो उनका एक स्वरूप यहाँ बनाने की कोशिश करी है। और ये जो कलाकार हैं, हाथ में अगर आप देखेंगे तो उनके साथ जो नाग होता है ये उनकी भी कहीं ना कहीं आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी है, कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई कुछ ले रहा है। यहाँ पर लोग इस जो आकृति है, इस कला को यहाँ पर जो सराहने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे। कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं उड़ीसा से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्या है। तो साहू। उड़ीसा से आए हैं, यहाँ पर सिर्फ कलाकृतियाँ बना रहे हैं। आप कितनी बना चुके? लगभग मुझे 1 महीना हो गया यहाँ आते हुए। मैं यहाँ आया था स्नान के लिए, और स्नान के बाद मैं यहाँ पे रह गया, और हर घाट पे, हर किनारा, मतलब रोड के किनारे साइड में बनाता हूँ, कलाकृति करता हूँ। ये इसको सैंड आर्ट बोलते हैं जी, और ये उड़ीसा में ज़्यादातर प्रचलित है। तो आप सैंड आर्ट का ही काम करते हैं कि कुछ और बिजनेस? नहीं, मैं तो बेसिकली जॉब पर्सन हूँ, और मेरा मतलब इस चीज़ में रुचि है, जैसे सैंड आर्ट करना, पेंटिंग, स्केचिंग में बहुत रुचि रहता है। यहाँ पर 1 महीना आप रुक के ये बना रहे हैं, तो शौक से बना रहे हैं या क्या? हाँ जी, मैं शौक से ही बनाता हूँ। जैसे कि सैंड आर्ट का प्रचार भी हो, सनातन धर्म का भी प्रचार हो। मैं ज़्यादातर सैंड आर्ट में भगवान की मूर्तियाँ बनाता हूँ, जैसे कि महादेव का हो गया, माता दुर्गा का हो गया, काली माता का हो गया, हनुमान जी, गणेश जी, हर एक गॉड एंड गॉडेस का मैं बनाता रहता हूँ। शिवरात्रि के पहले बना रहे हैं, कुछ खास वजह है शिव जी की मूर्ति बनाने की? जी, खास वजह तो यही है कि कहीं ना कहीं कुंभ है, महाकुंभ का अवसर है, और महादेव जी कुंभ के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। 20 पान करने के बाद ही समुद्र मंथन पॉसिबल हो पाया था, तो उसी को दर्शाते हुए मैं इसीलिए बना रहा हूँ। इतनी मेहनत करते हैं, कमाई हो जाती है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि श्रद्धालु जो यहाँ से गुजरते हैं वो अपने मूर्ति को देखने के बाद खुश होकर कुछ भी दे देते हैं जी, तो गुजारा हो जाता है। हाँ। तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। एलोन मस्क के साथ जो मुलाकात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये उसकी तस्वीरें हैं। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वो पहुंचे हैं एलोन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए।
अब एक बिजनेसमैन होने के नाते भी उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, एक ट्रंप के करीबी होने के नाते ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और पहले भी कई चीजों को लेकर उनसे चर्चा हो चुकी है, तो एक तरह से समझिए कि जो रिश्ता चल रहा है उसको अब एक नई दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ट्रंप से पहले मोदी की अमेरिका में जो बाकी मुलाकातें हो रही हैं उसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे अहम मुलाकात ये एलोन मस्क की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब क्या बातें हुई हैं एक एक करके छन छन कर ये सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन वो आप उस मुलाकात की ये तस्वीर देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब कोई ऐसी मुलाकात के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आता है तो उसके मायने क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर भरत बरई, आपकी भी मैं बात समझना चाहती हूँ। भारतीयों का योगदान अमेरिका के भीतर जो वैध हैं, जो लीगली रास्ते से वहां पर पहुंचे हैं, उसमें अहम रहा है। आज भी जब ये मुलाकातें हो रही हैं तो आप सब भी ध्यान से देख रहे होंगे, पूर्णिमा जी ने जो अपनी बात कही है वो एक तरफ है। आप इस समय इन मुलाकातों को लेकर, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर और जो मुलाकात ट्रंप के साथ होनी है उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस, डॉक्टर भरत बरई। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी को लेकर सवाल पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर सवाल से बचने पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर लिखा कि विदेश में सवाल पर निजी मामला कहा पीएम ने। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अदानी वाले सवाल पर विपक्ष ने हमलों की बौछार कर दी। नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी पीएम पर सवाल दागे। राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये बड़ा प्रहार राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री पर किया गया। बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई में एक बैंक पर बैन को लेकर बवाल है। दरअसल आरबीआई ने इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई तो लोगों में हड़कंप मच गया और लोग बैंक के बाहर कतार में लग गए। ये बहुत बड़ी खबर इस समय की, लोग अपने पैसे निकालने की कोशिश में हैं और ये भीड़ आप देखेंगे ये इस कोशिश में कि जो जमा रकम है कुछ तो बच जाए, वो पैसा निकाल लिया जाए। हालांकि आपको बताते हैं कि 5 लाख तक का पैसा निकालने की छूट है, वो भी शर्तों के साथ। इस समय बैंक के बाहर बड़ी भीड़ है। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इस पर बैन लगा। तो आरबीआई के फैसले के बाद राजू, ये बैंक के बाहर अफरा तफरी का थोड़ा माहौल है और ज्यादा जानकारी के साथ विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। विद्या, क्यों बंद हुआ बैंक और उसके बाद क्या हालात है वो भी बताएं आप। जी देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि इन्हें कुछ पता नहीं है कि ऐसा हालात क्यों हुआ, लेकिन जो बैंक है, जो आरबीआई की ने जो बताया है वो यही है कि काफी सारे जो ट्रांजैक्शन इस बैंक में हो रहे थे वो सही नहीं थे। एनपीएस बढ़ रहे थे और साथ ही जिस तरीके से जो लोन दिया जा रहा था उस पर जब इन्होंने नजर डाला तो काफी दिक्कतें उन्हें नजर आई और इसकी वजह से इन्होंने ये कड़ी कदम उठाए हैं। ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो, जब हमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी इस तरह से जब स्कैम आया था, तब उसके बाद इसी तरीके से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। कई महीनों तक लोग अपने ही पैसे के लिए परेशान थे। यहाँ इस वक्त लॉकर के लिए कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि लॉकर आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए कूपन दे दिया गया है। इस वक्त मैं हूँ अंधेरी के ब्रांच में।
ये जो ब्रांच है अंधेरी का रेलवे स्टेशन के काफी पास है, लेकिन इतनी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है क्योंकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या हमें पैसे अपने मिलेंगे, क्या आगे जब हम अपने लॉकर से सामान निकाल पाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो लोगों को अभी तक उनसे जवाब नहीं मिले हैं, जिससे वो ज्यादा परेशान है। और इसमें से ज्यादातर जो लोग इस वक्त खड़े हैं, काफी वृद्ध लोग भी खड़े हैं, जिससे उनके चेहरे पे पूरी समस्या सामने दिख रही है। विद्या, लेकिन बैंक से कुछ फ्रांस में थे, प्रीवियस में। अब जब तक प्रधानमंत्री विदेश में है तब तक देश में जो समस्या है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री अपने ऊपर रखेंगे। ट्रम्प जी को गले मिलाएंगे, ट्रम्प जी के साथ भोजन करेंगे, हाँ, माय डियर डोनाल्ड वगैरह वगैरह चलता रहेगा ये दुकान। देश के लिए प्रधानमंत्री का जो हृदय है वो धड़कता नहीं है। वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रंप है। तो ये अभी 4-5 दिन तो हमको देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा टीवी पे। देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना गलत है। बांग्लादेश हमारा नेबर है। बांग्लादेश का जो निर्माण है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने जो हमारा विभाजन 1947 में किया था पाकिस्तान ने, उस वक्त उसका बदला लिया पाकिस्तान को तोड़कर। इतिहास पढ़िए, मोदी जी और उनके जो चमचे लोग हैं, इतिहास देखना चाहिए। अब उस बांग्लादेश में फिर एक बार आग लगी और बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गई। ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है और मोदी जी का फेल्यूर है। लेकिन ओवरऑल कितने दिन तक आप करोगे? अब अगले सेशन में उसके ऊपर चर्चा होगी, हम करेंगे चर्चा हमारे पास। इलेक्शन की गड़बड़ी को लेकर आप मुलाकात करो, शरद पवार से आप नहीं मिले, तो नाराजगी है किसी ने? क्यों? कौन बोला आपको नाराज है? तो आपने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या है स्टेटमेंट दिया है ना, मेरी पार्टी की भूमिका है। वो थोड़ी पवार साहब के खिलाफ नाराजगी है। मुझे लगा कि गलत आदमी को पुरस्कार ऐसे नाम से दिया जाता है, महादजी शिंदे, जो कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, लड़ता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की राजधानी नई दिल्ली में अपना नया और भव्य कार्यालय बनाया है, जो कि बेहद खास है। आधुनिक सुविधाओं से लैस आरएसएस का ये दफ्तर 4.25 एकड़ के एरिया में फैला है। क्या खास है इस नए भव्य कार्यालय में? 13 फ्लोर की है बिल्डिंग। कार्यालय है सभी आधुनिक साधनों से लैस। इसमें कुल 300 रूम और ऑफिस है। इसमें पुस्तकालय है, स्वास्थ्य क्लिनिक है, पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए आवास की सुविधा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। बता दें कि इस भवन की स्वास्थ्य सुविधाएं आसपास रहने वाले गरीब लोगों के लिए खुली रहेंगी और बाहरी लोग भी पुस्तकालय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। नए परिसर में आधुनिक और विशाल सम्मेलन कक्ष और सभागार है। 1939 में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में 1 मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है और ये लगभग 12 मंजिला इमारत तीनों ही टावर में है। इन तीनों टावर्स के अंदर 300 कमरे हैं रहने के हिसाब से और संघ के अलग अलग संगठनों के कार्यालय भी यहीं से चलाए जाएंगे। भारतीय
कला का इनपुट इसमें जोड़ा गया है। लगभग 75,000 लोगों ने अपने चंदे के सहयोग से इस बहुमंजिला इमारतों को बनाने के लिए सहयोग दिया है। 5 रुपए से लेकर महाकुंभ में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग संगम और गंगा किनारे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है साफ सफाई की, और उस साफ सफाई में भी गंगा की सफाई को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम आज आपको दिखाते हैं। गंगा किनारे जो लोग आते हैं, स्नान कर रहे हैं, संगम किनारे स्नान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। गंगा सेवा दूत नाम दिया गया है। ये देखिए बाकायदा इनकी टी शर्ट पे गंगा सेवा दूत, और ये लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयर करके बताते हैं कि नदी के किनारे अनाउंसमेंट लगातार देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी सुनाते हैं। बालूघाट स्नान कर चुके हैं, उनसे निवेदन है कृपया करके वो घाट को खाली कर दे। स्नान करने के पश्चात आप लोग अपना गीला कपड़ा गंगा जी में न धुले। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु पर स्नान करके घाट पर एकत्रित है वो कृपया करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। कुछ श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग गंगा के किनारे किसी तरीके की गंदगी न फैलाएं, और इतना ही नहीं, ये पूरे मेला क्षेत्र में इसी तरीके से साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। आप लोग राउंड द क्लॉक हमेशा काम करते रहते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है काम करने का? सर हम लोग नमामि गंगे की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो कि मेन हमारा मकसद है कि स्वच्छता को लेके, और स्वच्छता ही नहीं, हम लोग स्वच्छता से लेके सुरक्षा तक का भी ध्यान देते हैं। जो भी दर्शनार्थी, जो भी तीर्थयात्री, कल्पवासी जो हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब भीड़ आती है तो गंदगी होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी लगे हैं, गंगा घाट की आप देख पा रहे हैं कितनी क्लीन है हमारी गंगा घाट। और हम सर दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि आप देख पा रहे हो कि इतनी बड़ी 40 से 50 करोड़ लोगों को हम डुबकी लगवाते हैं संगम में, तो हम स्वच्छता पे किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारा मेन मकसद आज का जो है, जो भीड़ आपको दिख रही है, ये हम दुनिया में, देश दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप देख पा रहे हो कि बिहार के राजधानी पटना से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना के किदवईपुरी इलाके के स्वामी सहजानंद सरस्वती पार्क में शिव भवानी सेना के लोग जो है लाठी लेकर घूमते नजर आए। शिव भवानी सेना ने नारा दिया है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वर्धमान में होने वाले रैली या कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इससे वर्धमान प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा का सवाल उठाकर मोहन भागवत के कार्यक्रम को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि मोहन भागवत का कार्यक्रम रविवार को हो रहा है और उस दिन कोई परीक्षा नहीं है। कार्यक्रम सिर्फ 1.25 घंटे का है, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में शोर शराबा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय सीधे। अनुपम, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ममता बनर्जी की सरकार ने, प्रशासन ने मोहन भागवत के इस कार्यक्रम को स्वीकृति नहीं दी थी और अब अदालत को मंजूरी देनी पड़ी? जी देखिए सईद, मोहन भागवत इस वक्त 10 दिनों के प्रवास पर पश्चिम बंगाल में हैं और खासतौर पर दक्षिण बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। और 16 तारीख को यानी रविवार को उनका एक बड़ा कार्यक्रम स्वयं सेवकों को संबोधित करने के लिए होने वाला था। पहले से तय करा कार्यक्रम था। कार्यक्रम का जो सभा स्थल है, सभा स्थल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन वहां पर माइक्रोफोन के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से कहा गया था कि चूंकि एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए माइक्रोफोन नहीं बजाया जा सकता है, और इसी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट
में आरएसएस की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद आज आरएसएस को माइक्रोफोन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। हालांकि कहा गया है कि जो साउंड का स्तर है जो उसे कम रखा जाए, और जब ये अनुमति दी गई तब कहा गया कि चूंकि वो रविवार का दिन है, दूसरा कार्यक्रम छोटा कार्यक्रम है, बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आरएसएस की ओर से यह भी कहा गया था कि आसपास से 1-1.5 किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे में परेशानी नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए आरएसएस की सभा को, मोहन भागवत प्रमुख की सभा को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। माइक्रोफोन बजा सकते हैं। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र, हमारी संवाददाता। मोहन भागवत का कार्यक्रम होगा, ममता सरकार ने मना किया था, अदालत ने कहा कि होगा, और उस दिन कोई परीक्षा नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक में बदलाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। बीजेपी की नई सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप दोनों बदलने की तैयारी में है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है, लेकिन ये योजना चलती रहेगी। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि हम दिल्ली में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। मतलब फ्री बिजली, पानी और ये मोहल्ला क्लिनिक जहां फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली वालों को मिलती हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन नाम बदल दिया जाएगा। अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक से हटकर इसका नाम अलग कर दिया जाएगा और वो नाम रखा जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो अब मोहल्ला क्लिनिक पुरानी बात हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो जाएगा। बीजेपी की सरकार के साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिल्ली वालों का इलाज होगा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप भी बदलेगा। अब स्वरूप किस तरह से बदलता है ये देखना होगा। नाम तो आ गया है सामने, और डॉक्टर्स की वहां पर तैनाती होगी, 24 घंटे खुलेगा। कैसे होगा ये देखना होगा दिल्ली सरकार अब। लेकिन इस समय हम दिल्ली की जो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रही हैं, आतिशी सुनवा देते हैं। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। और आज इसीलिए दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति जो हम हैंडओवर करके भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, कि जिस तरह से 10 साल में 2.5 गुना दिल्ली का बजट आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है। सीधे अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता के पास दिल्ली लिए चलते हैं। सिर्फ नाम बदलेगा या कुछ और भी बदलाव अमित हो सकता है? अमेरिका से जो डिपोर्ट होने वाले भारतीय हैं उस सिलसिला लगातार जारी है। 5 तारीख को एक जहाज आया था और अब कहा जा रहा है कि सैटरडे को एक फ्लाइट आ रही है रात को 10 बजे, और उसके बाद संडे को भी एक फ्लाइट और आ रही है यूएसए से, जो भारतीय जो डिपोटी हैं उनको यहाँ लैंड कराने के लिए। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर प्रगट सिंह। सर, हमने 5 तारीख को भी देखा था डिपोटीज आए थे और अमृतसर में लैंड हुए थे, और अब फिर कह रहे हैं कि 15 तारीख को एक जहाज आ रहा है और 16 को भी आ रहा है। तो किस तरह देखते हैं, लगातार सिलसिला जारी है? देखिए, मेरे ख्याल मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस विजिट पे हैं। इसके बावजूद भी बेसिकली ये सिलसिला जारी है और पंजाब को अननेसेसरली बदनाम किया जा रहा है। इसमें मैं नहीं कहता कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन पूरा देश निकल के गुजरात, अहमदाबाद, ये सारा दिल्ली और पंजाब में लैंड करवाना, मेरा ख्याल है कि ये एक मतलब एक ऐसी साजिश है जो पंजाबियों को बदनाम करने की है। और प्राइम मिनिस्टर टूर पे हैं वहाँ पे यूएस। हाँ, पंजाब प्राइम मिनिस्टर टूर पे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करके ये सारी चीज़ें, मतलब मैं नहीं कहता कि उस देश के अपने वो लॉ है उसके हिसाब से, लेकिन मतलब इतना भी, क्योंकि अगर कोलंबिया जैसी कंट्री
अपने सिविलियन प्लेन्स भेज के उनको वापस मंगवा सकती है, तो हम भी ये कर सकते हैं। प्रकाश जी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली बार कि उनको हैंडकफ करके लाया गया, पैरों में बेड़ियां डाली गई, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस बार भी रेज किया जाए? यस, डेफिनेटली ये बेसिकली ठीक है, वो इलीगल गए हैं, बट इतना इनह्यूमन कभी भी कहीं भी नहीं होता, और स्पेसिफिकली ये दिखाया गया है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को बातें जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं करनी चाहिए। सर, कल आम आदमी पार्टी के जो पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा, उन्होंने भी यही बोला कि डिस्क्रिमिनेशन है पंजाब के साथ, और ये फ्लाइट अहमदाबाद क्यों नहीं होती? तो ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि ये फ्लाइट जो है वो बाकी, क्योंकि मैं नहीं कहता कि कहाँ के कम है कहीं के ज्यादा है, लेकिन ये तो सारा काम दिल्ली में भी हो सकता है, ये स्पेसिफिकली पंजाब ही क्यों? सोए थे कांग्रेस एक बड़ी खबर आ रही है मुख्य चुनाव आयुक्त, नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर 18 तारीख को ऐलान हो सकता है। मौजूदा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 17 को खत्म हो रहा है, 18 तारीख को खत्म हो रहा है, और 17 फरवरी को यह बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नेता विपक्ष शामिल होंगे, और नई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर यह बैठक होगी। नाम आएंगे, उन पर चर्चा होगी, और फिर देखना यह होगा कि वो कैसे चुना जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत न्यायालय में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। तो पहले से मुसीबतों में फंसे सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री अब केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने अगर अनुरोध किया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि सत्येंद्र जैन की मुसीबत और बढ़ सकती है, और बड़ी मुसीबत में वो फंस सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर से मुश्किल में हैं, और इस बार गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि हम केस चलाना चाहते हैं। राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2018 के तहत केस चलाया जाए। पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने भारत अमेरिका साझा बयान पर निराशा जताई है। बयान में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन आपको याद होगा 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ की एक बस पर हमला किया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के वीर जवान, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। पाकिस्तान से ही पठानकोट के साथ साथ पुलवामा हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस भारत और अमेरिका के साझा बयान को एक तरफा और गुमराह करने वाला और कूटनीतिक मानकों के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान ने फिर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानियों की कुर्बानी की दलील दी है और कहा है कि वो इस साझा बयान में पाकिस्तान को बेनकाब किए जाने की बात से बेहद हैरान है। और दुर्भाग्य यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इसी तरह की अनर्गल बात बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी, उसमें कई मुद्दे उठाए थे।
जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपए की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हां, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी, मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है, तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। कूटनीति की रणभूमि में विवाद के कई मुद्दे थे जिन पर दोनों ही नेताओं ने खुलकर बात भी की। टैरिफ की बात हो, व्यापार असंतुलन का मुद्दा हो, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों की खरीदारी का बड़ा ऑफर पेश किया भारत को ज्यादा तेल और गैस बेचने की अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित को, देश हित को सर्वोपरि रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ही तरह मेक इंडिया ग्रेट अगेन का 2047 तक विकसित भारत का मंत्र एक बार फिर व्हाइट हाउस में दिया। दोनों के मेल से मेगा का एक नया रास्ता दिखाया दोनों ही देशों के लिए। टैरिफ और व्यापार को लेकर तनाव भरी बातचीत के बावजूद एक बार फिर दोनों ही नेताओं के बीच जबरदस्त निजी केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, दो बड़े नेताओं के बीच वो साफ तौर पर देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री को देखा, उनका स्वागत किया व्हाइट हाउस में, तो कहा हमने आपको मिस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस में दोबारा ट्रंप से मिलकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे कैबिनेट से, अपने पूरे सहयोगियों के साथ, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी तो उसमें थे, उनके सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ भी उसमें थे, डोज के जो हेड है टेस्ला के या एक्स के जो मुखिया हैं एलोन मस्क, वो भी वहां मौजूद थे, सेक्रेटरी उनके ट्रेड के वहां पर थे, फाइनेंस मिनिस्टर उनके थे, सभी लोग थे और सभी को नरेंद्र मोदी से उन्होंने मिलवाया भी। इस दौरे की एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में रह रहा था, पाकिस्तानी सेना का कप्तान तहव्वुर हुसैन राना, उसके प्रत्यर्पण को डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद जो साझा बयान आया है, उसको देखकर भारत के पड़ोस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर बिल को पेश कर दिया। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है, इसकी डिटेल सामने आई है। सबसे पहले बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर इसे लाया गया है। पुराने टैक्स कानून में कई सारे सेक्शंस और सबसेक्शन दिए गए हैं, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में ज्यादातर सबसेक्शन को खत्म किया गया है।
वहीं न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल में अलग अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स, देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। वहीं कैपिटल गेन पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, इनकम पर टैक्स छूट के लिए नया टैक्स स्लैब, इसकी भी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं आम आदमी के लिए इस टैक्स बिल में क्या क्या है। 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। यानी न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुइटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, रणवीर अलाहाबादिया मामले में अपूर्वा मखीजा की बड़ी मुश्किलें। आईफा शो एम्बेसडर से अपूर्वा मखीजा का नाम हटाया गया। अगले महीने जयपुर में होने जा रहा है आईफा शो। इंडिया गॉट टैलेंट शो के विवाद के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। शो के दौरान कथित अश्लील टिप्पणियों पर उठे सवाल।